और इस सवाल को लेकर कि मैं गहराई में उतरूं, दो खास मेहमानों को बुलाया। एक्सपर्ट हैं, सुपर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अमरीश मिश्रा होंगे, जो जिस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा था तेहरान में, उस वक्त वो वहीं थे। 2 जनवरी को लौटे हैं। उनको सुनिएगा। डायरेक्ट टच में रहते हैं वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वहाँ के एडिटर्स, वहाँ के तमाम रिपोर्टर्स, और 40-45 साल से लंबी पत्रकारिता जिसका सारा फोकस ईरान और मिडिल ईस्ट में है। काज़मी साहब भी लाइव में। उनसे मैंने कई सवाल किए। मैंने आज उनसे एक सवाल और भी किया है। मैंने उनसे आज पूछा है कि काज़मी साहब बताइए कि क्या ये मिसाइल प्रोग्राम के तहत क्या ईरान के पास कुछ न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी हैं? ऐसा है क्या? सुनिएगा, उनका जवाब सुनिएगा। अमरीश जी भाई, आप तो वहीं पर थे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था। 2 तारीख को आप लौटे हैं। अचानक मैं देख रहा हूं कि नेतन्याहू थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ट्रंप का जो लहजा है वो थोड़ा सा, जो बिगड़े बोल थे वो कहीं ना कहीं संभल के अब बोलने लग गए हैं। और ऐसा लगता है कि खामनई और उनकी जो फौज है, या उनकी जो मिसाइलों की फौज है, क्या उससे दब गए नेतन्याहू और इरादे बदल रहे हैं अब? दीपक जी, हालात ये थे कल रात को कि कतर के अल उदेद बेस से हवाई जहाज उड़ गए थे। देवर इन द स्काई। और तब वो लौटाए गए। अब आप सोचिए, अमेरिका ने कभी अभी रिसेंट हिस्ट्री में कभी भी इस तरीके का एक्शन नहीं किया कि हवाई जहाज उड़ जाए और उन्होंने वापस ले लिया। पूरी घेराबंदी हो गई थी, स्ट्रैटो टैंकर्स पहुंच गए थे, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी सब। अब अचानक क्या हुआ? अब ये देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ट्रंप जो है उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये पॉलिटिकली बैकफायर करेगा। मिलिट्री एस्पेक्ट भी एक है जिसमें बाद में आएंगे, लेकिन पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, तो उसको ये लग गया कि पॉलिटिकली ये बैकफायर करेगा। अभी ईरान में प्रोटेस्ट थम गए हैं। अब उस तरह से जनता भी सड़क पे आई, जो पीस मार्च हुए और जो हुकूमत के पक्ष में, और फिर जो एक ये जो कुवैत और कतर और तमाम ऐसे अरब मुल्कों को, सऊदी अरब जी, उनको जो कहा गया कि हम तुम पे हमला नहीं करेंगे लेकिन बेसिस पे करेंगे। अब इस पे वो फंस गए, क्योंकि वो अपनी जनता को कैसे उनकी जनता तो चाहती है यूएस बेस पे हमला हो। वहां तो स्थिति है, काज़मी साहब भी बताएंगे आपको, वहां की जनता चाहती है कि यूएस बेस पे हमले, लेकिन उनपे ना हो। तो वो ईरान ने, देखिए, इतनी समझदार, मतलब ये मैं कहूंगा कि खामनेई साहब की जो एक दूरदर्शिता है, या उन्होंने जिस तरह से पूरे इसको किया है, पॉलिटिकली आउट मैन्यूवर कर दिया ट्रंप। इट्स अ पॉलिटिकल डिफीट फॉर ट्रंप। मैं आ रहा हूं अमरीश भाई, आ रहा हूं। बड़ी बात आपने कही कि पॉलिटिकली जो है, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक घबराहट थी नेतन्याहू और ट्रंप में कि अब आगे करें तो क्या करें, क्योंकि जो प्रोटेस्ट थे वो थमने लगे थे, और उस तरफ और दूसरी तरफ जो आर्मी थी वो अलर्ट पे थी। पूरा मिसाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर हरकत में आ रहा था। काजी साहब भाई, चाहे डिफेंस हो, चाहे वहाँ के मिसाइल मैन हो, चाहे वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, चाहे वहाँ के ईरान के जो है बड़े बड़े एडिटर हों, या आप तो खामनाई से भी मिले हुए हैं कई बार। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से, दिल से बात करिएगा। क्या वाकई ईरान की जो मिसाइलें हैं बहुत ही ताकतवर हैं, अमेरिका भी नहीं रोक सकते? बात सही है। मैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ, फतेह वगैरह की। और क्या वो मिसाइलें तैनात कर दी थी पिछले 48 घंटे? यकीनी तौर पर मिसाइलें तैनात हैं, अब भी तैनात हैं, तैयारी पूरी है। मैं आपको बताऊं, जब पिछली बार ये जंग का सिलसिला था, डिगो गार्सिया की तरफ अमेरिका का कुछ तैयारी थी, तो कुछ ही दिनों में डिगो गार्सिया तक की दूरी के लिए उन्होंने मिसाइलें तैयार कर ली थी। मिसाइलें तैयार कर ली थी, सेवरल थाउजेंड रेंज, 2000 से रेंज सेवरल थाउजेंड। यकीनी तौर पर। और वो उनके पास ऐसा शायद फार्मूला और एक्सपर्टीज है कि वो बहुत ही कम वक्त में रेंज बढ़ा सकते हैं। इसी के नतीजे में वो अमेरिका में भी किसी भी जगह हमला कर सकते हैं, इस बात का भी वो दावा करते रहे पिछली बार जिस तरह से। जी काज़मी साहब, एक चीज और पूछ रहा हूं आज आप हाँ कर ही दीजिएगा। मुझे तो शक है कि न्यूक्लियर वेपन भी हैं ईरान के पास, और अमेरिका को पता है। क्या ऐसी बात है? आपको भी शक होता है कि ताकत बहुत ज्यादा है? देखिए, मुझे भी शक होता है। और एक ईरानी जर्नलिस्ट जो हिंदुस्तानी जबान में बात कर लेता है, उसने मुझसे ऑन कैमरा, वो कज़वीन का रहने वाला है और उसका नाम हिसामुद्दीन मुहाजिरी है,
जो ईरान के टेलीविजन में अच्छी सीनियर पोजीशन में है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। जब वो कज़वीन में जलजले की बात आई थी पिछली बार, और कुछ लोगों ने ये कहा था कि वो नेचुरल नहीं था, उसके सिम्टम ऐसे नहीं थे कि वो नेचुरल कोई जलजला हो, अर्थक्वेक हो, तो उसने मुझे इनडायरेक्ट होकर के जवाब ये दिया था कि कुछ जलजले ऐसे लगते हैं जैसे बच्चा मां की गोद में हिलता है। तो तकरीबन इस तरह से उसने इशारे दिए। जाहिर सरकारी तौर पर तो वो नहीं कर जी बिल्कुल, वो टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट की के वो इशारे उस तरह से उसने कैमरे के ऊपर, ईरान के एक ऑफिशियल टेलीविजन में काम करने वाला जर्नलिस्ट, वो उसने मुझे इस हद तक बताया था। तो मुझे तो किसी हद तक यकीन है कि जरूर वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये कि अभी उसका ऐलान नहीं होना है, बाकायदा हथियार दिखाना नहीं है। जी, एक बड़ी बात काज़मी साहब ने आज ब्रेक करी है। 45 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ ईरान और मिडिल ईस्ट पर फोकस है इनका पत्रकारिता में। इनका कहना है कि वहाँ के एक बड़े सहाफ़ी, वहाँ के एक बड़े जर्नलिस्ट, बहुत जाने माने जर्नलिस्ट ईरान के, उन्होंने इनसे कहा, कन्फाइड किया कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ टेस्ट हो रहे थे, इशारों में कहा। और काज़मी साहब को शक है कि मिसाइल पावर के साथ साथ कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी जैसे ईरान के पास हों। अब ये या तो नेतन्याहू को पता होगा, मोसाद को या CIA को, या फिर हो सकता है काज़मी साहब खबर लेके आए। मुझे अमरीश जी एक चीज़ बताइए, मैं समझ गया मिसाइल की ताकत है, इन्होंने कहा कि रेंज 7,000, 8,000, 10,000 किलोमीटर तक जा रही है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्या ये बात सही है कि पूरा इरादा तेहरान ने कर लिया था कि हमें US एयरबेस, जो सबसे बड़ा कतर में एयरबेस है सऊदी अरब में, क्या वाकई दे वर गोइंग टू टारगेट? ये सही बात? 100%। देखिए, इसमें तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहां था इस पे तब भी बात हुई, बल्कि वहां पर किसी एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी ने, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने ये भी हमसे कहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, हम लोग कहां से आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी विचारधारा ही है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ना है। जब विचारधारा ही है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ना है, तो हम ऐसे मौके को क्यों हाथ से जाने देंगे? क्योंकि ऐसे ही सवाल हमने किया था, तो उन्होंने कहा हम ऐसे मौके को क्यों हाथ से जाने देंगे। एक तो ये, और दूसरा इजराइल का वजूद। और इजराइल के वजूद के बारे में कल जो रात की खबर है, आप सोचिए, जेरूसलम से लेके एश्केलॉन से लेके पूरे इजराइल में फोटो इशू हुई कि आयरन डोम्स लगे हुए हैं। यानी इतना खतरा इजराइल को था कि केवल तेल अवीव में नहीं, बल्कि एश्केलॉन से लेके जेरूसलम तक, जो इजराइल छोटा देश है लेकिन फिर भी आप सोचिए कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक उन लोगों ने आयरन डोम बिछा दिए थे जो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल्स को। इतना डर था। और इस हालत में ये बात सही है कि हो सकता है, अभी वो बात खुल के नहीं आई है, कि इजराइल को ये डर हो कि ईरान कोई न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। और क्योंकि उसके पास देखिए, ईरान के पास, पता नहीं यहां कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स भी होने की बात है। ओह माय गॉड। टैक्टिकल वेपन्स वो हैं जो रेडियो एक्टिविटी उतनी नहीं पैदा करते हैं और छोटे दायरे में वो, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है उनका। और हो सकता है कि यही जो ताकत है, ये जो मिलिट्री पावर है, जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, कहीं ना कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं, इस तरह का एक आप कह सकते हैं अंदेशा है, जिसकी वजह से ट्रंप परेशान है, और ट्रंप से 10 गुना ज़्यादा नेतन्याहू परेशान है। काज़मी साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको खबरें मिल रही हैं इस वक्त तेहरान से कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो वहाँ पर वायलेंस हो रही थी, और खासकर जो जेनजी, वहाँ का जो युवा पीढ़ी है, उसके साथ वहाँ के की महिलाएं हैं, फिर वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, जिन्हें बाजारी कहते हैं, दुकानदार हैं वहाँ के, क्या वो प्रोटेस्ट अब थम गए हैं और इस वजह से थोड़ा सा ईरान जो है अब अग्रेसिव हो रहा है? यकीनी तौर पर प्रोटेस्ट बहुत कम हुए हैं, इस हद तक कम हुए हैं कि आज ही वहां से एक जर्नलिस्ट से, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट से हमने वीडियो मंगाई, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि अब कहीं से प्रोटेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। मैं उनको भी ये मान के चलता हूं कि ठीक है, वो सरकारी मीडिया में काम करते हैं, लेकिन इतना बात यकीन है कि कम हुए हैं, इतने कम हुए हैं कि वो जो काउंटर रैलीज निकली हैं, उसके बाद फिर उनका वजूद सामने नजर नहीं आ रहा है।
जिस जज्बे के साथ पब्लिक आई है अपने लीडर के। मैं एक चीज बहुत ही बुनियादी एक बात बताना चाहता हूं, ईरान की सियासत में वहां की रिलीजियस लीडरशिप के मानी ये है, शिया इस्लाम में जो तकलीद एक है कि अपने सबसे बड़े आलिम की तकलीद करनी है, फॉलो करना है, सिंगल लाइनर अगर आ जाए तो वो अपने उसी रास्ते पर चलते हैं। पूरी दुनिया के शियों में आयतुल्लाह खामेनी और आयतुल्लाह सिस्तानी इराक में, और आयतुल्लाह सिस्तानी ने इराक में उन बुरे हालात को भी कंट्रोल कराया है जब ISIS और दाइश वहां पर आ गए थे। तो वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और इसलिए कंबाइंड पॉलिटिकल रिलीजियस जो लीडरशिप है उसका बहुत असर है, बहुत फॉलोइंग है। जी सही कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट थोड़े कम हुए तो कॉन्फिडेंस अली खामनाई, उनकी जो फौज है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उनके जो इस वक्त बाकी हुकूमत है, उनकी जो पार्लियामेंट है, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और इस वजह से एक अग्रेशन, एक आक्रामकता जो है वो ईरान दिखा रहा है। आप कह सकते हैं कि धमकी दे रहा है इजराइल को और अमेरिका को, उनकी बेस को। अमरीश भाई, मुझको ये बताइए कि थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि ये पिक्चर का इंटरवल है, लेकिन क्या अभी असली पिक्चर, ट्रेलर हमने जून में देखा था पिछली बार, अब उस पिक्चर को हम शुरू से देख रहे थे कि लगता था कि अब कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, लेकिन अब थोड़ा सा फिर एक इंटरवल हो गया। ये जंग क्या वाकई होके रहेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों? और आपको लगता है कि ना अमेरिका छोड़ने वाला ईरान को है और ना ईरान अमेरिका को छोड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि फिर कुछ ना कुछ होने जा रहा है, आज नहीं कुछ दिन बाद? कंप्रोमाइज मुझे नहीं तो होगा? ऐसे ही लगता है कि देखिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसलिए मैं बताऊं आपसे कि जब ईरान ने अपनी एयर स्पेस क्लोज की तो चाइनीज जहाज भी वहां पर आए मेहराबाद में। ओके चाइनीज जहाज भी पहुंचे। हाँ जी, कल बड़ी खबर आ रही थी कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। उसके बाद भारत ने भी कहा कि भाई जितने हिंदुस्तानी वापस लौटे। आप कह रहे हैं कि वो जो एयर स्पेस बंद की थी, चाइनीज विमान वहां पर लैंड कर रहे थे, और जाहिर तौर पे खिलौने लेके तो आए नहीं होंगे चाइना के विमान। बिल्कुल, देखिए वहां पर तेहरान में 2 एयरपोर्ट्स हैं। एक इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है, वो सिविल है, उसकी मिलिट्री एस्पेक्ट भी है। मेहराबाद में दूसरा है, मेहराबाद में मिलिट्री एस्पेक्ट ज्यादा है। मेहराबाद में चाइनीज एयरप्लेन्स लैंड किए हैं और अभी तक हैं वहां। तो अब आप सोचिए कि ये जो पीछे की तैयारी है कि पीछे से चाइना पूरी तरह से, एक तरह से रशिया भी उसी में है, उसी के कहने सब मिलजुल के हुआ है। ये भी ट्रंप को एक हतोत्साहित करने वाला बहुत बड़ा कारण था कि उसको ये लग रहा था कि इस समय जो माहौल है उसमें अगर हम कुछ करेंगे तो फिर ये, अगर चाइनीज एसेट्स को हमने हिट कर दिया, क्योंकि मेहराबाद इनके हिट लिस्ट में है, तेहरान और मेहराबाद इनके हिट लिस्ट में, अमेरिका के हिट लिस्ट में 100%। पिछली बार भी था, इस बार भी, पिछली बार तो हमला भी किया था, इस बार भी तो इसलिए उनको ये लग गया कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एक चीज और कि नेवल तैयारी इनकी नहीं थी, जो अभी देखिए आज खबर आई है कि साउथ चाइना, जी एक जो उनकी, अमेरिका नहीं अमेरिका की नौसैनिक तैयारी, जहाजी बेड़े समंदर में है, वो तैयारी नहीं है, वो पूरी तैयारी नहीं थी। क्योंकि आज खबर आई है कि आज खबर आई है कि साउथ चाइना सी से यहां पर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की तरफ आज एक जहाजी बेड़ा चला है, तो उसको पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। तो इसलिए देखिए एक ये बात है, पहलू है, तैयारियां हैं, पोजीशनिंग हो रही है। काज़मी साहब, आप तो इतने दिनों से ये पूरे माहौल को देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट को देख रहे हैं, जितनी जानकारी ईरान के बारे में आपको है उतनी इजराइल के बारे में भी आपको है। भाई ईरान ने भी टारगेट तय कर दिए कि जितने यूएस एयर बेस हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे सऊदी अरब में हो चाहे कतर में, उसको हम उड़ाएंगे बेस। और उधर अमेरिका कह रहा है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, इनका मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका आर्मी के हेडक्वार्टर्स, ये मैं उड़ाऊंगा। तो टारगेट्स तो दोनों तरफ से तय। क्या आपको लगता है आज नहीं तो कल ये जंग होके रहेगी? क्योंकि हिसाब बराबर करना है, खामनाई को ट्रंप का, ट्रंप को खामनाई का। यकीनी तौर पर ईरान की तैयारी भी है, अमेरिका की भी तैयारी है, जैसा कि बताया हमारे साथी ने। ये देखिए जंग तो होगी, और चूंकि अमेरिका को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस पूरे इलाके को
ईरान अपने कंट्रोल में रखे। अभी 2 साल की जंग हुई, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहां कहां तक फैला हुआ है, यमन, इराक, लेबनान, सारे इस इलाके में ईरान के लाइन पर सोचने वाली ताकतें उसने मजबूत की हैं। तो वो तो बिल्कुल अपने हाथ से सत्ता निकलती हुई देख रहा है, इसलिए वो बिल्कुल जिसे बेंट अपॉन, बिल्कुल तैयार है कि वो किसी भी तरह से हमला करे। लेकिन अब इस वक्त जिस तरह से इशारे दे रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर लंबी जंग हो गई तो हम फंस जाएंगे। अब उसके बाद कैसे प्लान करेंगे, क्या होगा, ये स्ट्रेटेजी क्या होगी, आने वाला वक्त बताएगा। लंबी जंग होगी, ट्रम्प को लगता है, तो फंस जाएंगे। और वैसे भी ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है कि आप 10-15 जहाज़ों का बेड़ा भेजते हैं और वहाँ से आप उसके बादशाह को, उसके प्रेसिडेंट को आप अगवा कर लेते हैं उसके बेडरूम से। इस तरह से ईरान में नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि ईरान हर कीमत पर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे खौफनाक। सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान भी मिल जाएं तो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ये इस्लामिक वर्ल्ड को पता है कि ईरान जो है ताकत वही है इस वक्त, इस्लाम की ताकत कह लीजिए या इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत कह लीजिए। अमरीश भाई, एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। भाई, ट्रम्प साहब ने पहले कहा कि ये जो रजा पहलवी साहब हैं, क्राउन प्रिंस, ये बादशाह बनेंगे, इनके जो निज़ाम है, खामनाई का निज़ाम हटाया जाएगा, सरकार हटाई जाएगी और फिर रजा पहलवी जो हैं इनको हम गद्दी पे बैठा देंगे और फिर ये कठपुतली नाचेगी तेहरान में। डोर जो है हमारे हाथ में होगी, एक डोर हमारे हाथ में, एक डोर नेतन्याहू के हाथ में होगी। लेकिन अब ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं नहीं, रजा पहलवी मुझे लगता है कि ये हुकूमत के लायक नहीं है। तो क्या ट्रम्प साहब के पास कोई विकल्प नहीं है? और जो विकल्प उन्होंने चुना था, ये रजा पहलवी को, इसको वो अब कमतर मान रहे हैं कि भाई इनमें दम नहीं है। तो क्या एक वजह यह भी है कि खामनाई की निजाम को अगर हटाया जाए तो ट्रम्प के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है? देयर इज नो ऑल्टरनेट इन ईरान, ऐसा भी है? देखिए, बहुत हद तक ऐसा है। आपने वेनेजुएला में देखा, वेनेजुएला में जबकि उनके पास ऑपोजिशन फिगर है, एक जो महिला मुशादो, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी इसलिए बनाई गई कि मदुरो को हटा के उसको बैठाया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अगर ये पहुंच गई तो वहां पर जनता विद्रोह कर देगी, क्यों हम उसको करें, हमें जो मदुरो की नंबर 2 महिला है डेल्सी रॉड्रिगेज, उसी को बनाए रखें। यहां पर भी देखिए, ट्रंप ने अपने मुंह से रजा पहलवी का नाम ऐसे कभी नहीं लिया था कि वो विकल्प है, ये इसके लोग कह रहे थे। और रजा पहलवी खुद, उनका ईरान इंटरनेशनल एक टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 50,000 लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इजराइल को समर्थन दे देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उनके कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां वो दिखाई पड़ रहा है कि वो अपने घर में मैरीलैंड में हैं, वो अकेले हैं, उनके पास तो कोई मतलब कोई कुल मिलाकर दम नहीं है, ये ठाट बाट नहीं है। दूसरी बात, ट्रंप ने ये कह दिया कि नहीं, हम उनसे अभी मिलेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि आई विल मीट हिम व्हेन द टाइम कम्स, अभी मुझे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हल करना। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब आपके पास है ही नहीं कि उसमें वहां होगा क्या रिजीम चेंज के बाद, तो फिर एक सवाल तो उठ जाता है। और मिलिट्री जो है वो, उसने आईडीएफ ने गाजा में भी पूछा था कि भाई विकल्प क्या है जी हमास का, और यहाँ भी पूछ रही मिलिट्री अमेरिका की कि विकल्प क्या है। बड़ी बात अमरीश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो ईरान से लोहा लेना आसान नहीं है। ईरान कोई अफगानिस्तान नहीं है, ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं, सबसे बड़ी ताकत है इस्लामिक दुनिया में, उससे निपटना मुश्किल है। और अगर निपट जाएं तो फिर ये जो खामनाई साहब का निज़ाम हटेगा तो दूसरा निज़ाम कौन होगा? वहां पर अगर मोदी हटते तो राहुल गांधी कौन होंगे? ऐसा कोई अपोजिशन लीडर नहीं है राइट नाउ। तो इस तरह, और वो जो रजा पहलवी हैं उनमें दम नहीं है, जो अपने को क्राउन प्रिंस कहते हैं, अपने को राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ ईरान कहते हैं, उनमें वो दम नहीं है, उनको रिजेक्ट कर चुके हैं ट्रम्प। तो ये एक दुविधा ट्रम्प के जहन में है। एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा आपसे काज़मी साहब करना, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये प्रोटेस्टेंट्स की बातें हो रही थी, भाई महंगाई तो देखी है और रियाल की जो कीमत इतनी गिर गई है कि डॉलर तो है एकदम आसमान चढ़ा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर बेरोजगारी भी, क्या इस झटके के बाद अब ईरान जो एक ताकत है, मिसाइल पावर, क्या वो ध्यान देगा इस तरफ भी? आपको लगता है कि ये जो गलतियां हुई हैं?
यकीनी तौर पर आज भी मेरी तेहरान में बात हुई और सरकार सीरियसली उनसे, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स हैं, उनसे बातचीत भी कर रही है। और पहले दिन से ही प्रेसिडेंट ने भी और आयतुल्लाह खामेनी ने भी इस बात को कहा था कि ये प्रोटेस्ट जेन्युइन है, सरकार को चाहिए, सरकार कोशिश करेगी आपके इश्यूज रिजोल्व करने की। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अमेरिका की पाबंदियों के नतीजे में बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रास्ते ऐसे निकाले जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि कोई ऐसा हल निकले कि इमीडिएट लोगों की तकलीफें कम हो सके। चलिए एक अच्छी नोट पे इसको खत्म करते। ईरान मानने को तैयार, ईरान की जो सरकार है, हुकूमत है, वो ये स्वीकार करती, काज़मी साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तकलीफें बढ़ी हैं और इसको हम एड्रेस करें। तो एक झटका ये ऐसा नहीं है, ये झटका सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के लिए नहीं है, ये झटका खामनाई के लिए भी है कि भाई सुधार करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। कोई जनता ही जनार्दन है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो या ईरान में हो या तुरान में हो या ताजिकिस्तान में हो, जनता ही जनार्दन है और जनता ही सुप्रीम है। बहरहाल कत्लो गारत ना हो, हिंसा ना हो, खून ना बहे, शांति रहे, मिसाइल रहे लेकिन चले ना, न्यूक्लियर पावर रहे चले ना, यही हम सब चाहते हैं। काज़मी साहब भी यही चाहते हैं और अमरीश साहब भी यही चाहते हैं। दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं वो भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में और आपने रोशनी डाली। काज़मी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 40 साल का जो तजुर्बा है वो आप 40 मिनट में बता देते हैं, बल्कि 10 मिनट में बता देते हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।